हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का वीकली करंट अफेयर्स के इस एडिशन में। इसमें हम 1 से 12 सितंबर तक के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। इसमें है पहला, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये मत्स्य क्षेत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, तो इसको देखेंगे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, पहली बार इसका आयोजन किया गया है, यहाँ पर नजर डालनी है। इंडियन जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में बहुत ज़्यादा संकुचन, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन देखा गया है। इसके बाद मिशन कर्मयोगी है, जो सिविल सेवकों के लिए शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान को देखना है। 22 बास क्लस्टर्स की शुरुआत की गई है, ये भी देखना है। इसके बाद प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए आरबीआई ने ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए अपने नॉर्म्स को ईज किया है, यानी प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें आसानी से ऋण मिल सके, इसके बारे में है ये। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को शुरू किया गया है और भारत और जापान के बीच में आपूर्ति एवं सेवाओं को लेकर के एक लॉजिस्टिक एग्रीमेंट किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट खबर है। देखते हैं आज का पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। इस अवसर पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई पहलों की भी शुरुआत की गई। मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित है यह योजना और एक सतत विकास योजना है, जिसे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाना है। इस योजना की अनुमानित लागत 20,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिसमें से लगभग 12,500 करोड़ रुपए का निवेश समुद्री, अंतर्देशीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि में लाभार्थी केंद्रित गतिविधियों पर किया जाएगा और साथ ही 7,710 करोड़ रुपए का निवेश फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। तो इसका जो अनुमानित लागत है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके खर्च किया जाएगा। 2025 तक मत्स्य उत्पादन में 70 लाख टन की वृद्धि करना और मत्स्य क्षेत्र से जो निर्यात होता है उस आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। पैदावार के बाद होने वाले नुकसान को 20-25% से घटाकर 10% पर लाना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। मत्स्य पालन क्षेत्र में 55 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करना भी इस योजना का लक्ष्य रखा गया है। नीली क्रांति योजना की उपलब्धियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मछली पकड़ने के जहाजों का बीमा, मछली पकड़ने वाले जहाजों के उन्नयन हेतु सहायता, लवणीय या क्षारीय जल क्षेत्रों में जलीय कृषि स्टार्टअप्स, इंक्यूबेटर्स, एक्वेटिक प्रयोगशालाओं का विस्तार, ई ट्रेडिंग, विपणन, मत्स्य प्रबंधन योजना आदि इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो इन सभी पहलुओं को लेकर के ध्यान केंद्रित किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में। बढ़ते हैं आगे। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, 7 सितंबर 2020 को विश्व में पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि वर्ष 2014 में सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI के माध्यम से निगरानी शुरू की थी और वर्तमान में 8 मानकों पर इसकी निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई की थीम क्लीन एयर फॉर ऑल रखी गई थी। इस दिन को यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस माना है जो वायु की गुणवत्ता को लेकर किया गया है। बात करें भारत की, तो इस दिशा में भारत की ओर से जो कदम उठाए गए हैं उनमें है भारत मानक 6 यानी BS6 मानकों को अपनाया गया है और गुणवत्ता वाले पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराए गए हैं ताकि जो वायु प्रदूषण है उसमें कमी लाई जा सके। इस दिन का उद्देश्य सभी स्तरों पर इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाना है कि स्वच्छ हवा, स्वास्थ्य, उत्पादकता, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की दृष्टि से स्वच्छ हवा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए उसे स्वच्छ बनाए रखें। वायु गुणवत्ता पर कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को साथ लाने के लिए यह एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को प्रस्तावना रखी थी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई को मनाया जाए और 7 सितंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया। बीते वर्ष जनवरी माह में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2017 को आधार वर्ष मानते हुए प्रदूषणकारी कणों PM10 और PM2.5 के अनुपात को वर्ष 2024 तक 20 से 30% तक घटाने का लक्ष्य रखा गया था। तो ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि 2019 में
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, लेकिन यहाँ पर बेस ईयर जो था वो 2017 को माना गया था। तो 2017 के मुकाबले वायु प्रदूषण जो है 20 से 30% तक घटाना है, और उसमें भी खास तौर पर PM10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए। बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में रिकॉर्ड 23.9% का संकुचन दर्ज किया गया है, और बीते एक दशक में सबसे खराब प्रदर्शन ये इंडियन इकोनॉमी का रहा है। और जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा कि ग्लोबली अगर बात करें तो इतना अधिक संकुचन किसी भी GDP में देखा नहीं गया है। अर्थव्यवस्था में विकास के लगभग सभी प्रमुख संकेतक गहरे संकुचन की ओर इशारा कर रहे हैं। कोयले के उत्पादन में जहां 15% का संकुचन दर्ज किया गया है, तो वहीं सीमेंट के उत्पादन में 38% और स्टील के उपभोग में तो 56% तक का संकुचन दर्ज किया गया है। वाहनों की बिक्री में 84% की कमी और हवाई अड्डे और यात्रियों की संख्या में 94% तक की कमी दर्ज की गई है, क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया था। सकल मूल्य वर्धित यानी GVA के मामले में कृषि को छोड़कर अर्थव्यवस्था के अन्य सभी क्षेत्रों की आय में गिरावट देखने को मिली है। सकल मूल्य वर्धित किसी देश की अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र द्वारा किया गया कुल अनंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। यदि सेक्टर वाइज देखें तो निर्माण में 50% तक का संकुचन, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में 39% तक का, खनन माइनिंग में 23% तक का, व्यापार होटल और अन्य सेवाओं में 47% का संकुचन देखा गया है। और साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सरकार को अधिक से अधिक खर्च करना होगा। तो बहुत ज़्यादा सरकार की ओर से जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इस GDP को हम ग्रो कर पाएंगे। देखते हैं आगे। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को शुरू करने की मंजूरी प्रदान की है। ये मिशन कर्मयोगी है राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, प्रगतिशील और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाने के लिए उन्हें भविष्य में तैयार करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्वजनिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर सिविल सेवा क्षमता में रूपांतरणकारी बदलाव करना, ताकि नागरिकों को प्रभावकारी रूप से सेवाएं मुहैया कराई जा सके, ये इसका उद्देश्य है। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण I-GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। यह प्लेटफॉर्म सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से हटकर भूमिका आधारित प्रबंधन यानी कि अभी फिलहाल रूल बेस्ड जो काम होता है सिविल सेवकों का, उसकी बजाय रोल्स बेस्ड इसको करने का प्रावधान किया गया है। ऑफ साइट सीखने की पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट सीखने की पद्धति पर भी बल देना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक कर्मचारी के लिए वार्षिक वित्तीय अंशदान के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया के साझा एवं एक समान परिवेश तंत्र का सृजन भी करना इसका लक्ष्य रखा गया है। तो एक तरीके से ये कार्य संस्कृति में बदलाव लाने, सिविल सेवकों का जो नेचर है, जो उनकी प्रगतिशीलता है, रचनात्मकता है, उसे उभारने की ओर इस दिशा में किया गया कदम होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 भारत को इसमें 48वां स्थान मिला है, जिसमें पहले उसे 52वां स्थान दिया गया था, और इससे पहली बार भारत GII में शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के द्वारा यह जारी किया जाता है और यह इसका 13वां संस्करण है। स्विट्जरलैंड को इसमें पहला स्थान मिला है, जबकि स्वीडन और अमेरिका को दूसरा और तीसरा स्थान क्रमशः मिला है। बात करें पड़ोसी देशों की तो चीन को 14वां, नेपाल को 95वां, श्रीलंका को 101वां और पाकिस्तान को भी निचला स्थान मिला है, और अंतिम स्थान यमन को दिया गया है। नवाचार को लेकर के यदि भारत की पहलों की बात करें तो भारत ने बीते एक दशक में देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है। लगभग 50,000 स्टार्टअप्स के साथ भारत अमेरिका और ब्रिटेन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप अर्थव्यवस्था है। LMI यानी कि लोअर मिडिल इनकम ग्रुप समूह में नवाचार के क्षेत्र में कार्य करने वाला तीसरा सबसे बेहतरीन देश है भारत। भारत सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाओं के निर्यात,
सरकारी ऑनलाइन सेवाओं और विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में स्नातक जैसे नवाचार संकेतकों में भी शीर्ष 10 देशों में शामिल है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक अध्ययनों का ही नतीजा है कि भारत लोअर मिडिल इनकम वाले समूह में उच्चतम नवाचार गुणवत्ता वाला देश बन गया है। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक यान यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल का सफल परीक्षण 7 सितंबर 2020 को डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया। यह ओडिशा के व्हीलर द्वीप स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपण केंद्र से किया गया। इसके माध्यम से हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रौद्योगिकी का सफल परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया है। तो हाइपरसोनिक का मतलब है कि साउंड की स्पीड से कहीं गुना अधिक। यह हवा में आवाज की गति से लगभग 6 गुना ज्यादा रफ्तार से दूरी तय कर लक्ष्य को निशाना बना सकता है। तो एक होता है सबसोनिक, देन सुपरसोनिक एंड देन हाइपरसोनिक। तो हाइपरसोनिक में ये आवाज की गति से लगभग 6 गुना ज्यादा तेज से चल सकता है। 2000 किलोग्राम वजन वाला परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है। इसके अलावा यह 6000 किलोमीटर दूरी के लक्ष्य को भी आसानी से भेज सकती है। ऐसी मिसाइल 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को सहन कर सकती है। इसके साथ ही भारत मिसाइलों के प्रक्षेपण के लिए हाइपरसोनिक वाहन प्राप्त करने की दिशा में भी आगे बढ़ गया है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है हमारे रक्षा क्षेत्र के लिए। देखते हैं आगे। 5 सितंबर को निर्मला सीतारमन यानी जो वित्त मंत्री है हमारी, उन्होंने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का चौथा संस्करण 2019 जारी किया है। कार्य योजना 2018-19 में कारोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं, जिनमें से 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे कि सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि तय किए गए हैं। इन्हीं आधारों पर इन्हें रैंकिंग दी जाती है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग का यह कार्यक्रम 2015 में शुरू किया गया था। कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है। राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत जिन राज्यों की सूची में जिन्होंने अव्वल स्थान प्राप्त किया है उनमें आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड शामिल हैं। इनमें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाला राज्य रहा है, जो पहले 12वें स्थान पर था और जो अब दूसरे स्थान पर आ गया है। त्रिपुरा ने सबसे निचला स्थान प्राप्त किया है और जो कि 36वां स्थान है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिल्ली ने किया है। और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता की स्थितियां बेहतर बनाने में मदद करता है यह रैंकिंग। हाल ही में आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान से जुड़े कुछ शोधकर्ताओं ने एक अध्ययन के दौरान पाया है कि ब्रह्मपुत्र नदी घाटी क्षेत्र में क्षोभमंडलीय ओजोन की सांद्रता देश के अन्य स्थानों की तुलना में कम है और यह बेसिकली गुवाहाटी असम में किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन नैनीताल स्थित स्वायत्त अनुसंधान संस्थान आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के शोधकर्ताओं के द्वारा इसे पूर्ण किया गया है। अध्ययन के दौरान पाया गया कि ओजोन के उत्सर्जन स्रोत विशेष रूप से मीथेन यानी CH4 और गैर मीथेन हाइड्रोकार्बन्स की पहचान के लिए मौसमी या सामयिक और सप्ताह के दिनों के आधार पर ओजोन गुणों का अध्ययन इसमें किया गया था। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन सांद्रता परीक्षण में पाया यह क्षेत्र निकटवर्ती प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से भी प्रभावित है। दिन के समय में यह क्षेत्र एक फोटो स्टेशनरी अवस्था में या उसके करीब रहता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि ओजोन सांद्रता पर जैविक प्रजातियों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है। वायुमंडल के निम्नतर स्तर में पाई जाने वाली बैड ओजोन, जिसे हम क्षोभमंडलीय ओजोन भी कहते हैं, इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने 9 राज्यों के 22 बांस क्लस्टर्स की वर्चुअल शुरुआत की है। इन कौन कौन से 9 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नागालैंड, त्रिपुरा, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र। और इसी अवसर पर राष्ट्रीय बांस मिशन के लोगो का भी विमोचन किया गया। तो एक लोगो का भी आयोजन इसी अवसर पर किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 14.5 मिलियन टन बांस का उत्पादन होता है और लगभग 136 किस्में बांस की यहाँ पर पाई जाती हैं। बांस पर आधारित करीब 25,000 उद्योग 2 करोड़ लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, जबकि 20 लाख लोग बांस पर आधारित
दस्तकारी में संलग्न हैं। बांस के पेड़ के आकार और मजबूती के कारण यह भवन और आधारभूत ढांचा निर्माण सामग्री के रूप में व्यापक रूप से इसकी संभावनाएं हैं उपयोग करने की। बांस की दस्तकारी और बांस पर आधारित संसाधनों का उपयोग करने वाले उद्योगों में लुगदी और कागज उद्योग अग्रणी हैं। वृक्ष की परिभाषा से बांस को हटाने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 में वर्ष 2017 में ही संशोधन किया गया है, यानी बांस को वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया गया है ताकि किसानों को बांस उत्पादों की आवाजाही करने में सुगमता प्राप्त हो। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने मांग को पूरा करने के लिए बांस वृक्षारोपण अभियान का भी शुरुआत किया था। अक्टूबर 2006 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय बांस मिशन को राष्ट्रीय बांस तकनीकी और व्यापार विकास रिपोर्ट 2003 के आधार पर लॉन्च किया था। तो राष्ट्रीय बांस मिशन का जो लॉन्चिंग है वो 2006 में की गई थी। आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग संबंधी संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें इन दिशा निर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों का विस्तार किया गया है, जैसे कि स्टार्टअप्स के लिए 50 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण और कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा चालित पंप तथा संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण को भी शामिल किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए प्रति इकाई ऋण की सीमा 2 करोड़ रुपए निर्धारित कर दी गई है। टियर 2 से टियर 6 केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के निर्माण के लिए ऋण सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों से आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जिन्हें भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश की बुनियादी जरूरतों के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि कृषि क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, एमएसएमई सेक्टर है। ये सब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में आते हैं। इसमें 8 क्षेत्र शामिल हैं: कृषि, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अन्य। सभी व्यावसायिक बैंकों के लिए अपने कुल समायोजित निवल बैंक ऋण का 40% इन्हीं क्षेत्रों के लिए देना निर्धारित किया गया है। यानी जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो जितना भी लोन ग्रांट करते हैं उस लोन का 40% लोन केवल प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही जाना चाहिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और छोटे वित्तीय बैंकों को अपने एएनबीसी का 70% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को ही देना होता है। तो यदि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या जो छोटे वित्तीय बैंक है उनको 70% लोन पीएसएल को ही देना होता है। तो ये नॉर्म्स हैं जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के 3रे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक गैर लाभकारी संगठन है। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य द्विपक्षीय एवं रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है, व्यापारिक एवं आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा सार्थक अवसर उत्पन्न करने जिससे कि नागरिकों के जीवन को सकारात्मक रूप से बदला जा सके, यह भी इसका उद्देश्य है। इस वर्ष की थीम थी संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत के सामने मौजूद नई चुनौतियां। वर्ष 2019 में समग्र यूएस से भारत द्विपक्षीय व्यापार $149 बिलियन तक पहुंच गया था। रक्षा, व्यापार, वाणिज्यिक विमान सेवाएं, तेल और कोयला, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक भारत में अमेरिकी निवेश के लिए जगह है। यानी यदि भारत में देखें जहां पर अमेरिका निवेश कर सकता है तो उनमें रक्षा, व्यापार, विमान सेवाएं, तेल, कोयला, मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यदि भारत की बात करें कि किन किन क्षेत्रों में वह अमेरिकी बाजार में अपने आप को आगे बढ़ा सकता है तो उनमें है मोटर वाहन, फार्मा, समुद्री उत्पाद, सूचना प्रौद्योगिकी एवं यात्रा सेवाएं। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने दक्षिण एशिया में ऊर्जा क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं लैंगिक सुग्राहीकरण यानी जेंडर सेंसिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आधिकारिक तौर पर साउथ एशिया वीमेन इन एनर्जी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था, जो कि बहुत अच्छी पहल है महिलाओं के लिए और साथ में महिला सशक्तिकरण के लिए। भारत सरकार ने मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम यानी MEIS के तहत प्राप्त कुल लाभों की उच्चतम सीमा लागू करने का निर्णय किया है। इसके तहत किसी आयात निर्यात कोड यानी IEC धारक को दिए जाने वाला लाभ 1 सितंबर से 31 दिसंबर 2020 के दौरान किए गए निर्यातों के प्रति IEC पर 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को लेकर के इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए। आयात निर्यात कोड क्या है, पहले इसे जान लेते हैं। यह कोड केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक 10 अंकीय कोड है जिसकी वैधता जीवन भर की होती है। मुख्य रूप से कोई भी आयातक आयात निर्यात कोड के बिना माल आयात नहीं कर सकते।
और इसी तरह कोई भी निर्यातक व्यापारी आईईसी कोड के बिना निर्यात योजना आदि के लिए डीजीएफटी से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। तो आयात निर्यात कोड है, एक तरीके से आयातक के लिए भी जरूरी है, निर्यातक के लिए भी जरूरी होता है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के तहत 1 अप्रैल 2015 को MEIS को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य MSME क्षेत्र द्वारा उत्पादित या निर्मित उत्पादों सहित भारत में उत्पादित या निर्मित वस्तुओं के निर्यात में शामिल अवसंरचनात्मक असक्षमताओं एवं संबंधित लागतों की भरपाई करना है। एक तरीके से एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के पर्पज से और MSME क्षेत्र को बूम करने के उद्देश्य से इसे लाया गया था, ताकि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लेकर के कमियां हैं निर्यात क्षेत्र को लेकर उन्हें पूरा किया जा सके। भारत और जापान ने भारत के सशस्त्र बलों तथा जापान के आत्मरक्षा बलों के मध्य आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान यानी म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। सशस्त्र बलों के बीच अंतर सक्रियता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के मध्य रणनीतिक और व्यापारिक यानी वैश्विक भागीदारी के तहत द्विपक्षीय रक्षा गतिविधियों में यह समझौता वृद्धि करेगा। अनुबंध में सम्मिलित आपूर्ति एवं सेवाओं में भोजन, पानी, एयरलिफ्ट भी है, इसमें पेट्रोलियम, कपड़े, संचार, चिकित्सा सेवाएं, सुविधाओं और घटकों का उपयोग एवं मरम्मत तथा रखरखाव सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। तो भारत और जापान के जो रक्षा बल हैं वो एक दूसरे के देश में आपूर्ति एवं सेवाओं को लेकर के डिपेंडेंट हो सकेंगे, यह इस बारे में है। भारत द्वारा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ओमान और सिंगापुर के साथ इस तरह के आपूर्ति एवं सेवाओं के पारस्परिक प्रावधान के समझौते पहले ही किए गए हैं। अगस्त 2017 में जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा बनाने के पश्चात से ही चीन हिंद महासागर क्षेत्र में तीव्र विस्तार की रणनीति अपना रहा है। इसलिए भारत के लिए और भी अधिक जरूरी है कि वह अपने आसपास के देशों के साथ इस तरह के समझौते करे, ताकि चीन की विस्तारवादी रणनीति की इस गतिविधि को रोका जा सके। ईस्ट 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा ईस्ट 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक में अच्छा प्रदर्शन करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सम्मानित किया गया। ईस्ट 2.0 सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों में पहले 3 स्थानों पर हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। मार्च 2019-2020 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन में 37% की वृद्धि देखी गई है। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स का औसत ईज सूचकांक स्कोर 49 से बढ़कर 67 हो गया है। इस एजेंडे में 6 विषयों में बैंकों द्वारा उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है। सबसे अधिक सुधार जिम्मेदार बैंकिंग, प्रशासन एवं HR, MSME के लिए उद्यमी मित्र के रूप में पब्लिक सेक्टर बैंक्स और ऋण वितरण जैसे विषयों में देखने को मिला है। ईज का पूरा जो फुल फॉर्म है वो है एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेंस। इस सूचकांक को भारतीय बैंक संघ और बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप के सहयोग से तैयार किया जाता है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में संस्थागत रूप से स्पष्ट एवं स्मार्ट बैंकिंग प्रणाली को लागू करना है, जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। अब चलते चलते कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डाल लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा मंत्रालय में FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 49 से बढ़ाकर 74% कर दिया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूहों को दिया गया ऋण तेजी से NPA यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति में परिवर्तित हो रहा है और इसी समस्या के मद्देनजर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों से जिलेवार NPAs की निगरानी करने और बकाया राशि की वसूली के लिए आवश्यक उपाय करने को कहा है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को अपने बकाया समायोजित सकल राजस्व यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू को चुकाने के लिए 10 वर्ष का समय देने का निर्णय लिया है। बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास कवक्वास 2020 में शामिल न होने के निर्णय के पश्चात जल्द ही भारतीय नौसेना रूस की नौसेना के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन करेगी। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा के सचिवों ने अधिसूचित किया है कि कोविड-19 के चलते संसद के मानसून सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा और शून्यकाल प्रतिबंधों के साथ दोनों सदनों में होगा। नीति आयोग द्वारा डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का मसौदा जारी किया गया है। इसका ड्राफ्ट है DEPA। इस अवधारणा पर यह आधारित है कि व्यक्तियों का अपने व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने तथा इसे साझा करने के तरीकों पर नियंत्रण होना चाहिए। केरल स्थित एडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का 79 वर्ष की आयु में केरल के कासरगोड स्थित आश्रम में निधन हो गया है।
आपको बता दें कि स्वामी केशवानंद भारती द्वारा दायर याचिका में ही सर्वोच्च न्यायालय ने 24 अप्रैल 1973 को संविधान की मूल संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था। 4 सितंबर 2020 को रूस में भारत चीन के मध्य संघाई सहयोग संगठन यानी SCO की बैठक के समय रक्षा मंत्री स्तर की बैठक हुई। बैठक का महत्व इसलिए है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सीमा विवाद के शुरू होने के बाद से भारत और चीन के मध्य यह पहली उच्च स्तरीय राजनीतिक बैठक आमने सामने हुई है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भारत, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा मूल्यांकन प्रणाली में समग्र सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत घोषित किया गया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र यानी परख की स्थापना की घोषणा की है। 10 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता एवं पूर्व लोकसभा सदस्य परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की निगरानी करने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय फ्रेमवर्क का निर्माण किया जा रहा है। नीति आयोग भारत में वैश्विक बहुआयामी गरीबी की निगरानी के लिए नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीय नागरिकों को UNSC 1267 प्रतिबंध समिति यानी UNSC 1267 सैंक्शंस कमेटी के तहत आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रयास को रद्द कर दिया है। तो ये था हमारा आज का वीकली करंट अफेयर्स। इसके बारे में अपने फीडबैक आप हम तक जरूर पहुंचाएं। इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीकली करंट अफेयर्स में। तब तक आप जुड़े रहें BPSC राइट वे के साथ में। थैंक यू।